नमस्कार एवरीवन, मैं हूं प्रियम सरावगी फ्रॉम सरावगी सुपर सेल्स एंड आप देख रहे हैं स्मार्ट व्यापार पॉडकास्ट। आज मैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास विजिट करने आया हूं जो 35 सालों से मेंस शर्ट कैटेगरी में डोमिनेट कर रहे हैं। तो इनका नाम है रॉबिन राइडर बाय नाइस मैन ग्रुप। तो आइए मिलते हैं इनसे और इनकी कहानी जानते हैं। इन्होंने कैसे 35 सालों में अपने आप को सस्टेन रखा और ट्रिपल एस ने कैसे इनके ग्रोथ में हेल्प करी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई चांदनी चौक टू चाइना। अच्छा। ये आपको एक स्लोगन सा लगेगा, बट 1985 के करीब, 84-85 के करीब कॉलेजिंग के बाद मैं फादर के साथ ज्वाइन कर लिया था। चांदनी चौक में हमारा रिटेल आउटलेट था। ओके। उसके बाद वहीं से स्टार्ट कर फिर हम लोग 1990 में गांधीनगर रामनगर में आए थे। ओके। और वहाँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी प्रॉपर तरीके से। तो मैन्युफैक्चरिंग का बचपन से ही आपके दिमाग में था कि मुझे करना है, शर्ट शुरू करनी है? नहीं, बचपन से तो स्पोर्ट्समैन बनने का शौक था। ओके। और कॉलेज कर रहे थे तो बस कोइंसिडेंटली फादर की डेथ हो गई अचानक। ओके। और मुझे कॉलेज छोड़कर ऑफिस मतलब शॉप पे चांदनी चौक की आना पड़ा। वहाँ से थोड़ा डिज़ाइनिंग का शौक था। स्पोर्ट्समैनशिप का जो अपना एक अंदर कीड़ा जागा हुआ था, या कभी स्टेज के ऊपर डांस या ये वो करने का जो एक मन के अंदर था, वो सारा कुछ मैंने फिर ध्यान एकदम शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और अपनी रिटेल शॉप को चढ़ाने की तरफ लगा दिया। और तन मन धन और पूरी लगन और श्रम के साथ उस काम को चांदनी चौक से ही स्टार्ट कर दिया था। और सबने सपोर्ट किया और हेल्प की, और वहाँ से फिर हम गांधीनगर आ गए थे। आपके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? दोनों सवालों में दिशाएं मिलती जुलती भी हैं और थोड़ा अलग भी हैं। मैं मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ क्योंकि फिर ट्रेडिंग भी हमने की थी। तो दरअसल ये है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आप एक छोटी सी गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हैं तो उसमें पूरा तन मन धन और लगन से कीजिए। और अगर आप एक बड़ा टाइकोन चला रहे हैं तो उसको भी तन मन और धन से पूरा जुनून के साथ कीजिए। तो मेरा एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में रहा। 5 मशीनों से स्टार्ट किया था और लगन के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे फंड्स बढ़ते गए सारी कमाई को इसी में लगाते चले गए। और मैन्युफैक्चरिंग इज़ मोर बेटर देन ट्रेडिंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग में आप अपना ब्रेन भी खपाते हैं। आप कुछ इन्वेंशन भी करते हैं, रोज़ नया आते जाते लोगों के कलर कम्बिनेशन देखना और सोशल नेटवर्क पर देखना, और सोते हुए आपके माइंड में कोई मूवी या कोई पिक्चर या कोई स्केच कर गई, अरे यार अमिताभ बच्चन ने ये शर्ट पहनी थी, या अक्षय कुमार ने ये पहनी थी, या आजकल के राजकुमार राव ये पहन रहे हैं, यार ऐसा ट्रेंड लेकर आएँ और इसको हम शो करें अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो वो कोशिश की जो मार्केट से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि किसी की नकल नहीं उतारी हम लोगों ने, किसी से तब इंस्पायर भी नहीं हुए। जो माइंड में आया उसको बस बना दिया और वही कस्टमर ने एकदम कैच भी कर लिया। मतलब एक क्रिएटिविटी का स्कोप मिलता है मैन्युफैक्चरिंग में, वेयर एज ट्रेडिंग में वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। हाँ, उसके अंदर तो आपको ट्रेडिंग के अंदर जिसका जो अच्छा मिल गया, नया मिल गया, वो पिक कर, या जो मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है, या आपके रिटेलर ने जो डिमांड की वो ही आप परचेज करके लाएंगे। उसमें आपको दिमाग लगाना है खाली सेल, परचेज और पेमेंट में। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको 24 घंटे एक मूवी के डायरेक्टर की तरह या एक कैप्टन की तरह या एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह प्ले करना पड़ता है। दिस इज़ द मोर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में फैब्रिक सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, एंड आपको कैसे पता चलता है कि अब अपकमिंग कौन सा ट्रेंड आएगा फैब्रिक का, उसको कैसे जज करते हैं? अपकमिंग ट्रेंड का तो अब मेरी एज 62 की हो गई है। अपकमिंग ट्रेंड का तो बेटा आपको बताएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में फैब्रिक परचेज से लेकर जो क्या चीज़ होनी चाहिए वो ये बच्चे भी सीख गए हैं, बहुत अच्छे से सीख गए हैं, बल्कि हम लोग पीछे हो चुके हैं। जिस तरह एक किसान बीज को ज़मीन में बोने से लेकर उस पेड़ की देखभाल, टाइम से यूरिया डालना, टाइम से पानी देना और टाइम से फल को कितना अच्छा और मीठा और अच्छे तरीके से उतारना है, वही चीज़ हमारा इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी होती है।
बिल्कुल। सबसे ज़रूरी है फैब्रिक की परचेज अच्छी होनी चाहिए, गारंटेड फैब्रिक होना चाहिए और कम्पिटिटिव प्राइस पे ख़रीदा हो, जिससे आप एक अंदर के लीप होल से ही मार्जिन कमा पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपकी परचेज गलत हो गई तो आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। और उस फैब्रिक के ऊपर, उस बेस के ऊपर उसको आप कैसे सजोते हैं, जैसे एक पत्थर तो आपने ले लिया, उसको तराशा कैसे जाता है, वही हम मैन्युफैक्चरर्स का काम है। उसको जितना अच्छा महीन तरीके से तराशेंगे उतनी सूरत उतनी अच्छी निकलेगी और उतना वो जल्दी उस मूर्तिकार से वो मूर्ति बिक जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में तो ये होता है। और बाकी आगे का जो सवाल था आपका कि आगे इसको क्या कहा था क्या आपने? ट्रेंड आता है वो कैसे पहचानते ये हैं? बेटा सुलभ आपको इसमें और अच्छे बेटर तरीके से बेटर बताएगा। पापा की बिल्कुल बात ठीक है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है। मैन्युफैक्चरर इज़ ट्रेंड सेटर और ट्रेडर इज़ ट्रेंड फॉलोअर। आप अगर मैन्युफैक्चरर्स हो तो आपको एक ट्रेंड सेट करना है अपने पास कि हम ऐसा क्या आर्टिकल बनाएं जिससे ट्रेंड सेट हो जाए। तो हम लोग ट्रेंड सेट करने के लिए हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि हम कुछ मार्केट में नया ट्रेंड सेट करें। जो आजकल चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं हम उसको भी फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारा फैब्रिक चूज़ करते हुए सबसे पहले प्रेफरेंस होती है कि फैब्रिक शुड बी प्योर कॉटन। कॉटन बेस में हम फैब्रिक लें, लिनन बेस में फैब्रिक लें, इको फ्रेंडली फैब्रिक लें और फैब्रिक वो लें जिसको लेने के बाद कंज्यूमर को यूज़ करने के बाद आफ्टर वॉश कोई कंप्लेंट ना आए। तो ये चीज़ बड़ी देखनी ज़रूरी है कि कॉटन होना चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और कस्टमर उसको पहन के बड़ा कंफर्टेबल फील करे। फैशन दे, ट्रेंड दे, लेकिन एक कंफर्टेबल फैब्रिक में। वो चीज़ बड़ा चैलेंज रहता है मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं उस चीज़ में, फैब्रिक में। तो आपके अकॉर्डिंग फिटिंग और फिनिशिंग को आप कैसे इंश्योर करते हैं? और जैसे जब आपकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप कैसे उसको मेंटेन रखते हैं कि फिटिंग और फिनिशिंग सारी एक्यूरेट हो, सही हो? वेरी नाइस क्वेश्चन। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने और मेरे छोटे ब्रदर ने दोनों ने हम लोगों ने पर्ल एकेडमी से फैशन डिज़ाइनिंग का और रिटेलिंग का कोर्स करा हुआ है, तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी सीखने को मिला। लेकिन जो आप एक बिज़नेस में प्रैक्टिकल करके सीखते हैं वो आपको पढ़ाई या किताबी चीज़ें नहीं सिखा सकती। तो इसलिए हमें दोनों की नॉलेज है कि प्रैक्टिकल भी कैसा होना चाहिए और बाय बुक्स भी कैसा होना चाहिए। हम लोग मैनिक्यून को तो जो एक स्टैंडर्ड यूरोपियन सामने वो पैटर्न्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे यहाँ रॉबिन राइडर ग्रुप में सबसे जो खास बात है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये है कि हम लोग पैटर्न को रेगुलर चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। अब जैसे मेरी वेस्ट 32 है तो मुझे अपना एम साइज़ आता है, फादर की 34 है तो उनको एल साइज़ आता है, किसी की 36 है तो एक्सल साइज़ आता है। तो हम ये माइंड में रखते हैं कि अगर हमें इंडियन मार्केट को कैटर करना है तो इंडियन मार्केट की हम बॉडी स्ट्रक्चर को माइंड में रख के अपने पैटर्न को रेगुलर चेंजेस देते रहें, ताकि किसी भी तरीके की इन फ्यूचर कभी किसी को प्रॉब्लम ना आए और हम अपडेट रहें। बिल्कुल। रॉ मटेरियल का दाम कम या ज़्यादा होने से मैन्युफैक्चरिंग पर क्या इम्पैक्ट आता है? पहली बात तो रॉ मटेरियल का दाम कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। और लेकिन जब से मोदी जी का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आया है तो हमारे इंडियंस रॉ मटेरियल और एसेसरी इतनी विश्वसनीय, मजबूत और अच्छी आने लगी हैं और हमें उन मैन्युफैक्चरर से इतनी फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारी इंडियन क्वालिटी इज़ मोर बेटर दैन आउटसाइड मटेरियल लाइक चाइना और ताइवान। हम किसी से कम नहीं हैं। वो कॉस्टिंग तो प्रोडक्शन की पीस के ऊपर डलती है। जब आज लोग 1 करोड़, 1.25 करोड़ की गाड़ी लेने में नहीं घबराते हैं, तो अगर शर्ट का प्राइस 400 से 500 या 500 से 600 या 700 रुपये होलसेल हो जाता है, तो अपनी मेंटेलिटी अपने बजट के हिसाब से वो लेता है। जिसको कम प्राइस की लेनी है तो वो बेचारा बजट वाला है, तो वो सबसे पहले शर्ट नहीं देखेगा, कपड़ा नहीं देखेगा, उसका टैग उठाकर देखेगा कि इसका प्राइस क्या है। अब वो ये भी नहीं देखेगा कि उसका पैटर्न कैसा है, कलर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, धागे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। वो पहले देखेगा भाई मेरे जेब के हिसाब से मेरे बजट में ये आ रही है। हम लोग प्रीमियम रेंज बनाते हैं और एक्सक्लूसिव रेंज बनाते हैं, कपड़े से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पहला उसका R&D कर लेते हैं फैब्रिक का, और उसको R&D करने के बाद फिर एक संतुलित प्राइस निकालते हैं जिसमें वो मार्जिन मिनिमम होता है। मार्जिन हमारा ज़्यादा उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें रिटेलर भी सेटिस्फाई रहे और ट्रेडर भी हमारा सेटिस्फाई, होलसेलर भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी, जिनको सबको थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। हमारा मेन मैक्सिमम जो रिटेलर से डायरेक्ट है। और उसमें अगर मान लीजिए पहले कॉस्टिंग में आपकी मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए पहले अगर 10 रुपये लग रहे थे बटन, लेबल, एसेसरी, तो वो अगर आज 12 रुपये हो गए हैं तो डजेंट मैटर। मैं समझता हूँ आज भी कपड़ा जो है, रेडीमेड जो है, ऑल ओवर इंडिया में मार्केट में सबसे सस्ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और उस कंपटीशन की वजह से मिनिमम मार्जिन पे
बिकता है और उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता डोमेस्टिक मार्केट में। इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से आज भी अगर हम देखें तो ऑल ओवर मार्केट में होलसेल में जो दिल्ली की गांधीनगर मार्केट है वो एशिया की नंबर 1 मार्केट है इन टर्म्स ऑफ होलसेल, और इसलिए कस्टमर्स जो ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा गांधीनगर ही उतरता है इन सब रेडीमेड गारमेंट्स को परचेज़ करने के लिए अपने इकोनॉमिकल प्राइस के वजह से और ट्रस्टवर्दी हमारे जैसे ब्रांड्स की वजह से। इसका फॉलोअप क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो अहमदाबाद मार्केट है वो कितनी कंपेटिटिव है गांधीनगर मार्केट से इन टर्म्स ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग? ये कुछ जो मार्केट्स हैं अभी इन मार्केट्स में अगर हम इनका पास देखें तो इन मार्केट्स का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से कोई पास का नहीं था। बाकी हो सकता है पापा को ज़्यादा एक्सपीरियंस के हिसाब से पता हो कि अहमदाबाद मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कब होती थी। हम तो गांधीनगर मार्केट 1990 से पहले की देख रहे हैं, जब अहमदाबाद वाले खुद यहाँ पर आकर माल के लिए आते थे और देखते थे, ट्रेडिंग करते थे। उससे पहले मैं आपको शर्ट्स के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, बाकी किसी के लिए कोई किसी तरह का कुछ नहीं कहूँगा। पहले शर्ट्स में सिर्फ 2 ब्रांड आते थे, सिल्कीना, डबल बुल और चिरागदीन। चिरागदीन आज भी खाली रिटेल करता है, चिरागदीन आज भी खाली रिटेल करता है। और सिल्कीना शर्ट और डबल बुल शर्ट आज की डेट में आई थिंक रिटेल में या होलसेल में नहीं है। चिरागदीन आज भी वहीं का वहीं है क्योंकि उनका NRIs वगैरह का सेटअप बहुत अच्छा है। और अहमदाबाद की अपनी स्पेशलिटी है, वो लूज़ माल, कैजुअल माल, वॉशिंग का माल और RFD का माल ज़्यादा बनाते हैं। उनका टारगेट जो मेन ज़्यादा होता है कि वो उस 70% आबादी को पकड़ें, कैच करके रखें जहाँ पर सेल का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। और सोर्सेज अब वहाँ मुंबई से भी ज़्यादा हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद की स्पेशलिटी कॉटन की स्पेशलिटी ज़्यादा है क्योंकि कॉटन मिलें, कॉटन की डाइंग, ये सब अहमदाबाद में ही गढ़ है। बिल्कुल, सब मिलें वहीं पर हैं। अहमदाबाद अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है और वहाँ लोग टी-शर्ट कम पहनते हैं और शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, तो वहाँ 12 महीने शर्ट बनती है। हम नॉर्थ इंडिया वालों में जैसे गांधीनगर है, दिल्ली का सेंटर है, तो हमारे यहाँ 2-3 महीने की ठंड भी रहती है। तो बॉम्बे और अहमदाबाद दोनों, आपने सिर्फ अहमदाबाद पूछा, मैं बॉम्बे का भी बता रहा हूँ, ये 12 महीने शर्ट बनाते हैं और ये आगे साउथ भी कवर करते हैं। साउथ हमारे भी काउंटर्स हैं बट उतने नहीं। अहमदाबाद की अपनी खासियत है, स्पेशलिटी है, हम लोगों की अपनी स्पेशलिटी है। 144 करोड़ जनता में एक गांधीनगर या एक दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग जोन या ट्रेडिंग जोन या आपका अहमदाबाद या बेंगलोर या कलकत्ता या मुंबई या लुधियाना कोई कवर नहीं कर सकता। जैसे भगवान रोटी सबको देता है, कोई रात को भूखा नहीं सोता, ऐसे सब स्टेट सब अपनी जगह चलते हैं। बिल्कुल सही। जैसे इंडिया में हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है, तो हर स्टेट का अपना टेस्ट है, इसलिए उस हिसाब से हर मार्केट का, हर स्टेट की अपनी मंडी है जो उस टेस्ट को समझते हुए माल बनाती है और वो स्टेट को कैटर करती है। स्टिचिंग टीम को और लेबर को आप कैसे मैनेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? स्टिचिंग टीम और लेबर इज सेम थिंग। हमारे लिए फैक्ट्री के अंदर सफाई करने आने वाला जो फैक्ट्री साफ करता है, फिर धागे काटने वाले या मास्टर जी कटिंग करने वाले, या हमारी लेबर जो कारीगर हैं काम करने वाले, या काज बटन और फ्यूजिंग वाले, ये सब हमारे अंडर ही आते हैं। हम ये हमारे अन्नदाता हैं, बिल्कुल, इनका दिया हम खाते हैं और वो हैं तो हम हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आया है कि पहले एक कारीगर जो था वो अपने बेटे को हुनर और कारीगरी सिखाता था और बेटा उस काम को बड़े शौक से करता था। अब इन लोगों में अवेयरनेस आई है, ये पहले बच्चों को एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। आज इनके बच्चे कंप्यूटर पे जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं, अग्निवीर बन रहे हैं, और वो इस लाइन में आना नहीं चाहते। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि लेबर नहीं है, लेबर है, अच्छी लेबर है। अगर आप उनको मेंटेन अच्छे से करते हो, उनको उनकी डिमांड और ज़रूरत के हिसाब से आप उनका भरपाई करते हो, उनकी फैक्ट्री के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा, रोशनदान, टाइम पे उनको फैन या एसी का या बाथरूम साफ रखना, या माहौल ऐसा देते हो कि बिल्कुल उनको अच्छा लगता है, तो वहाँ मन से काम करते हैं।
तो वो दूसरों की फैक्ट्री से भी काम छोड़कर आपके पास आएंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ क्योंकि मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर होता हूँ। मोदी जी ने, आप देखेंगे दिल्ली में मेडिकल एम्स हो या दिल्ली के जितने सरकारी महकमों के पुराने ऑफिसेज थे, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करके उनको नए ऑफिसेज विद एसी ऑफिसेज विद लिफ्ट और इतना 5 स्टार एनवायरनमेंट दिया है कि अब उनके बीवी बच्चे कहते हैं कि पापा अब आप रिश्वत क्यों लेते हो। ये होता है तरीका। अगर हम भी अपनी फैक्ट्री के अंदर अपने स्टाफ को, अपनी लेबर को घर के परिवार की तरह रखेंगे, हंसते खेलते रहेंगे उनके साथ, मन मजे मजे से काम करेंगे, तो लेबर की प्रॉब्लम कहीं नहीं आती, किसी को नहीं आती। और अगर कोई रोता रहता है तो इसका मतलब वो अपने घर से ही परेशान है या अपनी फैक्ट्री में कारीगरों को टाइम से पैसे नहीं देता, जिसकी वजह से वो परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रीज़न मैं समझ सकता हूँ। आपका बेटा कुछ और इसमें मत है तो आप बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। यंग जनरेशन भी आ गई है कारीगरों में, सब पढ़े लिखे आ गए हैं जैसा पापा ने बोला। तो आजकल अगर हम थोड़ा सा जेन ज़ी की बात करें तो उसका हल्का हल्का असर हर जगह है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम में या आप में है, लेबर क्लास में भी ये चीज़ है। तो उस चीज़ को समझते हुए उनके नेचर को बैलेंस करते हुए आगे चलना ज़रूरी है, जो कि हम लोग बखूबी कोशिश करते हैं कि हम लोग एज फैक्टर के हिसाब से भी अगर ना देखें तो मैनेज करें। इसलिए हमें टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है टिल टुडे। आप एज अ न्यू जनरेशन बिजनेस में आए हो, तो आप मार्केटिंग में ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके ब्रांड रॉबिन राइडर की अवेयरनेस सारे कस्टमर्स के पास पहुँचे? क्या ऐसा आप अवेयर करना चाह रहे हो अपने कस्टमर्स को? कैसे करते हो? वेरी नाइस क्वेश्चन। वैसे एट फर्स्ट स्टेप अगर कोई कस्टमर रॉबिन राइडर आना चाहता है तो हमारा दिल्ली गांधीनगर में 2 ऑफिस हैं, एक रामनगर मार्केट में है और एक दूसरा हमारा नेताजी गली में है। दोनों ऑफिस में वो विज़िट करके दोनों जगह सैम्पल सेट देख सकता है। सेकेंडली, आजकल जो टाइम इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है तो उसमें सोशल, मैं मीडिया प्लेटफॉर्म को समझता हूँ कि आजकल हर आदमी जो है खाली टाइम पे अपने फ़ोन पे ज़रूर रहता है। तो उस चीज़ को अपडेट करने के लिए हम लोग रेगुलरली, जो आजकल हमारे व्लॉग्स होते हैं, जैसे हम लोग उनसे टच में रहते हैं और हम उनसे व्लॉगिंग कराते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमने चिंतन व्लॉग से कराया था, अभी लेटेस्ट हमारा अभी अल्ताफ़ व्लॉग्स पे चल रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमें विद इन अ वीक 70K की व्यूज़ मिलते हैं। आप और बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हम लोग समर्स में एक सैम्पल सेट अपना रेडी करके अलग अलग स्टेट्स में बुकिंग भी करते हैं, लेकिन तब भी आप एक शॉर्ट स्पैन में पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को हम गैप फुलफ़िल करने के लिए हम रेगुलर व्लॉगिंग कराते हैं, ताकि कस्टमर्स को ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, सबको पता रहे कि रॉबिन राइडर कहाँ पर है, क्या टेस्ट बना रहा है और कैसे वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टच में रहते हैं। तो इसलिए मैं तो आगे भी किसी को अगर कोई सजेशन भी देना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि किसी ना किसी बहाने किसी ब्रांड को या मैन्युफैक्चरर को इसका सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए। इसका प्लस भी है, माइनस भी है, तो क्यों ना हम इसका प्लस देखें और हम अपने बिजनेस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने आप को, अपने ब्रांड को सोशल लाएं। जैसा कि आपने बताया कि इंडिया में हर जगह रीच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ट्रिपल एस ने आपको किस तरह हेल्प किया रीच बढ़ाने के लिए, और आप कितना सेटिस्फाइड है मतलब ट्रिपल एस? ऐसा ही थोड़ा सा जवाब इसका लंबा होगा। आई थिंक ट्रिपल एस राजेश जी वो हमारे लिए हमारे एक पार्टनर ही कह लीजिए आप, कि हमारे बिजनेस के पार्टनर ही बन गए हैं। और योगदान दोनों तरफ से होता है और ताली दोनों हाथों से बजती। ट्रिपल एस ने जहाँ से स्टार्ट किया, आई थिंक मुझे भी ट्रिपल एस से जुड़े आज 15 साल हो गए हैं, और तब भी हम ब्रांड हो चुके थे हम भी, और ट्रिपल एस ने अभी शुरुआत की थी। राजेश सरोगी जी जो आपके फादर हैं, उनका स्वभाव, उनमें नम्रता, उनमें सहनशीलता, उनका अपने स्टाफ के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अब सबके प्रति, अपने स्टाफ के अकाउंट्स के प्रति, सबके प्रति उनके बात करने में एक सरस्वती जी जैसे बैठी होती हैं, इतने शालीन तरीके से बोलते हैं, इतने शालीन तरीके से बोलते हैं कि अगर आप उनसे कुछ गुस्सा भी करने या शिकायत करने या लड़ने भी आए हो ना, तो आप सब भूल जाते हो, सब नॉर्मल कर देते हैं। और ये इंसान की सबसे बड़ी जीत है उस ट्रिपल एस की। उन्होंने हमेशा ये बोला कि मैं राजेश सरोगी नहीं हूँ, मैं ट्रिपल एस नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा ये बोला कि हम हैं और हमारा ये परिवार है, हमारा ये स्टाफ है, और उसकी वजह से हम आज भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो नेटवर्क, उनका जो विज़न है, और उस विज़न से जो वो नया क्रिएटिव कार्य करते रहते हैं, स्टॉल्स भी लगाते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट भी करते हैं, और बिजनेस गुरुज को भी बुलाते हैं।
सबको टच में रखते हैं। राजेश जी का बिजनेस को छुए रहना, मैं समझता हूँ कि हमारे इस गांधीनगर, दिल्ली गांधीनगर, रामनगर और अशोक गली इस एशियाड की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट के वो मेन स्तंभ है। एक बड़े स्तंभों में एक मेन स्तंभ है, जैसे एक बड़ा टेंट होता है ना, एक बड़ी बल्ली पे बड़े उस पर पहले खड़ा किया जाता है, फिर बाद में लगते हैं। उन्होंने बड़े बड़ों को अपडेट किया है, और जो अपडेट नहीं हुआ, जो सिर्फ सेटिस्फाई होकर बैठ गया या उसने अपने पैसे का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो कमाया आगे लगाया, जो कमाया व्यापार में लगाया, और जो कमाया सबको साथ साथ बनाया। उन्होंने टीम वर्क किया है, जिसकी वजह से आज उसका बेनिफिट हमें भी है। वो हमें एज ए मैन्युफैक्चरर या अपना क्लाइंट या कस्टमर समझते ही नहीं है, और हम भी नहीं समझते उनके व्यवहार के हिसाब से, और उन्होंने कभी हमारा मिसयूज नहीं किया। और पेमेंट के मामले में तो मैं समझता हूँ कि आज शायद रामनगर, गांधीनगर या दिल्ली, बाकी ब्रांचेस का तो आपको ज़्यादा पता होगा, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि ही इज़ नंबर 1। आप जब पेमेंट मांग लें, जिस तरीके से मांग लें, उनका अपना बिजनेस का और ट्रीटमेंट का तरीका है। हमें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, क्योंकि बिजनेस वो क्लैरिटी के साथ और आर पार के कांच के साथ वो करते हैं, खुले कांच के साथ, खुली किताब के साथ, पारदर्शिता के साथ। उसके अंदर उनमें कोई फ्रॉड या छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से ट्रिपल एस आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और हमारा भी माल धीरे 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 उनके साथ उनकी पूंछ पकड़ के आगे बढ़ी है। और बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो हमें जो बिहार बेल्ट है वो ट्रिपल एस के साथ जुड़ने से हमारी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। वहाँ पे हमारी बिल्कुल भी अप्रोच नहीं थी, वहाँ का कस्टमर को पता ही नहीं था कि रॉबिन एडिटेज क्या बनाता है। लेकिन हम जब से, जैसे कि पापा ने बताया, जितने सालों से हम ट्रिपल एस से जुड़े हैं, तो बिहार बेल्ट हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। वहाँ का हमारे पास कस्टमर फुटफॉल बहुत अच्छा है, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रिपल एस। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है, और इसका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? बताइए सुलभ जी। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, इंडिया के हर सेक्टर में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का ही प्रेजेंट है और आगे फ्यूचर है, और उसके साथ हर मैन्युफैक्चरर को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांड से ही कंपेयर करें तो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, जब हमारा पहला सैंपल सेट हम रेडी करते थे तो एक बुकिंग पे जाने के लिए हम लोग शूट कराते थे सैंपल सेट भेज के। उस शूट में बड़ा अच्छा खासा लाखों रुपए का खर्चा होता था, उसकी कैटलॉग बनती थी, फिर हम कस्टमर्स को वो कुरियर करते थे, कस्टमर्स उसमें टिक करके हमें बताते थे। अब आजकल अगर आप टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से एआई को समझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, तो मैं समझता हूँ कि फ़ैशन इंडस्ट्री में जो शूट होती है वो तो हमारे यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया, उसका नाम ही कट गया। हर आदमी अब टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सॉफ्टवेयर को देखते हुए एआई से अपना मॉडल को जनरेट कर लेता है, सैंपल की फ़ोटो भेज के वो शूट हो जाती है, और अगेन वही फ़ोन पे आप आगे जो कैटलॉग है अपनी वीडियो फॉरवर्ड कर देते हो। तो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और या जो एआई कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। उसके बिना आप समझिए कि आप ऑटोमेशन पे टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेशन पे आ पाएंगे, नहीं तो आप ऑटोमेशन पे नहीं आ पाएंगे। मेंसवेयर शर्ट में अभी क्या आइटम ट्रेंड में चल रहा है? अभी बेटा सर्कल ना दोबारा से लौट कर आ गया। जैसे सी सॉ में 2 आदमी झूले पे बैठते हैं, ऊपर कर देते हैं, वो लकड़ी का झूला जो पुराना आता था, फिर 2 आदमी बैठते हैं, उसको और भरते हैं, वो दौर लौट कर आ गया। जिस दौर में हमने 92, 93 में डिज़ाइनर शर्ट बनानी स्टार्ट की थी, तब डिज़ाइनर शर्ट बहुत बिकती थी, और एक शर्ट के मैन्युफैक्चरर की कदर भी थी, क्योंकि उसमें इन्वेंशन, कुछ नई चीज़ें अलग थी। वो ट्रेंड दोबारा से आ गया। जैसे अब ये स्टोन वर्क जो अभी शेरवानियों में और आपका कोट सूट में भी आ रहे हैं, बट वो अलग तरह के फैब्रिक्स हैं, और कुछ हैंडवर्क होते हैं उसमें, लेकिन सूरत के कपड़े ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे इसके अंदर जो है ये एक एक स्टोन हाथ से लगाया जाता है। इसमें हम इम्पोर्टेड चाइनीज़ प्रिंट के वो स्टिकर्स पत्ते इस्तेमाल नहीं करते, उसकी गारंटी नहीं होती। ये देखिए, इसके अंदर, इसको थोड़ा सा अगर आप गौर से करें, इसके अंदर प्रिंटिंग भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, और स्टोन वर्क भी है। ये ट्रेंड इस टाइम हॉट है, और हॉट केक की तरह है, क्योंकि ये पिछले 2 सालों से चल रहा है, लेकिन अब ये इंटीरियर और गांव देहात और छोटे शहरों में भी पहुंच गया है, और कस्टमर इसको मांगने लगा है, और हमें भी लगने लगा है कि अब हम मैन्युफैक्चरर्स की, हम डिज़ाइनर्स की भी वैल्यू है। नहीं तो प्लेन चेक, स्ट्राइप्स और बेसिक शर्टें तो दुनिया बना रही थी। अब जो बड़े बड़े ब्रांड्स बेसिक पे ही जिंदा रहते थे, या हम लोगों से बनवा कर वो सेल करते थे, क्योंकि अब इस तरह के पीस बनाने में, इस तरह के पीस बनाने में
उन बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स या ब्रांड्स की जान निकल जाएगी, क्योंकि ये सब स्किल इंडिया के अंदर भारतीय ही कर सकता है, बाहर के कंट्री वाले ये चीज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की स्पेशलिटी और पूरा वर्ल्ड, आपका यूएई कह लो, यूएसए कह लो, ट्रम्प कह लो, सब भारत के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। इस तरह के कैजुअल पीस जिसमें प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, और आप तो देख ही लेंगे, आपको तो हम पहना भी देंगे, आप पहनते भी हैं, और सब कुछ इसमें ऐड ऑन होता है। ये ट्रेंड अब दोबारा शर्ट्स में आ गया है, जिसने इसको फॉलो कर लिया या बना लिया, क्योंकि बहुत स्लो बनते हैं और ये इस टाइम बहुत इन है। बाकी ये लिनन में, फैब्रिक बेस में, सब तरह के एज का आदमी, 18 साल की उम्र से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी हों या जब तक उनका जीवन है, वो इस तरह का फैब्रिक बेस पहनते हैं। इसमें हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते, अच्छे से अच्छी मिल का फैब्रिक लगाकर उसकी R&D कर और उसके बाद फिर उसको हम प्रॉपर बायो वॉश करके, ताकि कस्टमर को पहने हुए लगे उसने मखमल पहना हुआ है, सॉफ्ट पहना हुआ है। श्रिंकेज निकालने के बाद पीस सामने रखते हैं कि आदमी जितना पहने धोए कपड़ा और निखरे, और वो बोले कि मुझे SSS के थ्रू रॉबिन राइडर की शर्ट लेनी है। बिल्कुल। SSS के बारे में कुछ फीडबैक दीजिए, हमें कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए? जिनके फादर में इतने बढ़िया संस्कार हैं, वही बेटे में आए हैं कि वो इतना सब कुछ के बाद भी कि हमारे में क्या गलती है, हम उसको कैसे सुधारें। आपने निशब्द कर दिया, इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, थोड़ा सा जो क्लाइंटेज जो है ना, अच्छे और स्टोर अच्छे जो हैं उनको पकड़ें। लाइक मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि अगर मेरी 1990s से स्पेशलिटी या रॉबिन राइडर नाइस मैन की शर्ट की पहचान बनी है, तो अपने आप को दुनिया से थोड़ा हट कर, थोड़ा अलग रख कर प्रोडक्ट को बनाना और पेश करना, तभी मेरे साथ पूरे इंडिया के काउंटर जुड़े थे। आज भी हम सेल कम करें ज़्यादा करें, लेकिन थोड़ा हट कर करते हैं, एक अपनी पहचान के साथ चलते हैं। जैसे सुभाष गई या संजय लीला भंसाली साल 2 साल में 4 सालों में एक मूवी बनाते हैं, या अभी आपके जो नए डायरेक्टर है जिन्होंने धुरंधर मूवी बनाई है और उड़ी बनाई थी, एक बना रहे हैं लेकिन सीधा बॉल पे आते ही छक्का मारते हैं। इस तरह से SSS कुछ और ब्रांड्स इंप्रूव करें, कुछ और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को ऐड करें जो सोने पे सुहागा हो जाए, और हमारे जैसों को भी, जो आपके सिर्फ मात्र शायद 2-4-10% कस्टमर मिलते होंगे, हमें भी शायद उसकी इंप्रूवमेंट मिल जाए। तो आप अच्छे काउंटर्स, जैसे आप माल खुद परचेज करते हैं, या जो आप राजेश जी कोशिश कर रहे हैं, जो अपने सब काउंटर्स को अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में लगे हैं, ये उन्होंने अच्छा बीड़ा उठाया है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं पीछे इनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि आपने अपनी दुकान को स्कैनर से तो कर लिया, सारा अपडेट कर लिया, शोरूम अच्छे बना लिए, और लेकिन आपने चोरी कैसे रुकेगी उसको नहीं आप रोक पा रहे हैं, उसके लिए स्कैनर लगाओ। भैया जब छत बनाने में, दुकान की शोरूम फर्नीचर बनाने में आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो स्कैनर लगा कर चोरी रुकने का, और वो जो क्लिपिंग करते हैं, मैग्नेटिक जो होता है, जो मॉल में खरीदते हो तो अलग कर देते हैं, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखना पड़ेगा। जितनी चोरी हो जाती है महीने में, उससे कम के तो आपके स्कैनर लग जाएंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट्स के साथ, और जैसे जैसे सुधार राजेश जी कर रहे हैं, बल्कि हम उनसे अब सीख रहे हैं, और जो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फादर तक भी पहुंचा दीजिएगा राजेश जी के सामने, कि अपने आप को सब मार्केट के ट्रेडर या कोई नेटवर्क जो और डिस्ट्रीब्यूटर या गति सिस्टम है, उनसे अपने आप को बिल्कुल उस पोजीशन में ले जाएं, लगे हैं तो ये है चीज़ नंबर 1, लाइक दिस। खाली इकोनॉमिकल या सस्ता या ग्राहक उसी रेंज का है, उसमें नहीं, अच्छे से अच्छे कस्टमर्स को आप ऐड करने की, और अच्छे से प्रोडक्ट को, ब्रांड को और ऐड करने की। ऐसा नहीं है उन पर नहीं है, बहुत है इस मार्केट में, आई थिंक सबसे ज़्यादा हैं, फिर भी और ग्रेसफुल ब्रांड्स को ऐड करें। यानी अच्छे हलवाई को लाएं, हल्दीराम को, बीकानेर को, यानी लंजू लाल, पंजू लाल या फलाना लाल, अच्छी मिठाई, मिनिमम प्राइस, अच्छी क्वालिटी भी और ऐड करें, जो अभी आई थिंक 50-60% होंगे, उनको और इम्प्रूव करें। अब आप आ गए हो तो आप अपने साथ उसकी पहचान बनाइए। बिल्कुल। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपने भी हम लोगों को मौका दिया। थैंक यू।